बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो आई है उसने यूरोप, अमेरिका और पूरे खित्ते के अंदर खौफ की वो फिजा कायम कर दी है कि शायद इनको अंदाजा नहीं है। ईरान के कमांडर ने जो ऐलान किया है वो अब तक का सबसे खतरनाक ऐलान है। और जैसे ही वो ऐलान हुआ है, एक शिप जो इजरायली था, जो असल में सऊदी अरब से जा रहा था इंडिया, उसको तबाह कर दिया गया और अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। ये मामला क्या है और ईरान की जो धमकी है, ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पूरे यूरोप को, अमेरिका को इनकी शारक ईरान पकड़ने जा रहा है। और जब वो इनकी शारक पकड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो नेटो को मैदान में उतार देंगे और ये बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। हुआ यह है कि ईरान ने कहा है कि वो मेडिटेरेनियन सी, ये वो असल में समंदरी रास्ता है जिस पर ईरान का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। ये असल में जो मिडिल ईस्ट के अंदर, आप जानते हैं, ईरान का पूरा पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर ईरान से लिंक करता है। अब आपने अगर मेडिटेरियन सी जाना हो तो आपको इराक, शाम और तुर्की से होते हुए, यानी स्विस कैनाल के रास्ते थ्रू, और ये चीज़ें आपको करते हुए जाना पड़ता है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान के कमांडर ने ऐलान किया है कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं और उन्होंने अमेरिका और बाकी ताकतों को कहा है कि अगर गजा के अंदर जंग नहीं रुकी तो हम इसको बंद कर देंगे। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी धमकी है। उसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि अगर ये बंद हो जाता है तो इतना खतरनाक पूरे वर्ल्ड की जो ट्रेड है वो तबाही से दो-चार हो जाएगी। तेल की और गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएगी कि जहां पर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां से पूरे वर्ल्ड का ऑयल और गैस जाता है। मिडिल ईस्ट से होता हुआ यूरोप जाता है और फिर ये गुड जो है वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका जाता है। आप इसको बंद करते हैं तो आप पूरे के पूरे वर्ल्ड को फालिज कर देंगे, आप पैरालाइज कर देंगे पूरे का पूरा सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड। और जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी, आप उस इंस्टेबिलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते कि पूरे का पूरा खित्ता नहीं, पूरा वर्ल्ड मुतासिर होगा और शायद ऐसा लगेगा कि पूरी इकोनॉमी को फालिज हो गया। अब जैसे ये सूरत हाल होगी तो आप ये देखेंगे कि नेटो के बहुत सारे ममालिक, जाहिर सी बात है पूरा यूरोप इससे मुतासिर होगा। तो जब पूरा यूरोप मुतासिर होगा तो नेटो के जो मेंबर्स हैं वो मैदान में कूद पड़ेंगे, वो इस जंग के अंदर कूद पड़ेंगे और उनकी फौजें कूद पड़ेंगी और वो कहेंगी कि जाहिर सी बात है हमने रूट बचाना है और हमें हर सूरत इस सारे मामले पर चीज़ों को बेहतर करना है, अपना रास्ता क्लियर करना है, तेल की कीमतें जाननी है। यानी सीधी सीधी आप समझ लें ये जंग है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब नेटो ने यहाँ पर आना है तो ईरान को क्या नहीं पता। ईरान डायरेक्टली नहीं करता, ईरान थ्रू, चाहे वो इराक करे या ईरान किसी और मुल्क के थ्रू करे। यानी आप ये अंदाज़ा लगा ले कि उन्होंने करना ज़रूर। आप जानते हैं इराक और शाम के अंदर कितना असर व रसूख है ईरान का, यानी इराक में तो बहुत ही ज़्यादा। दूसरी बात रहेगी शाम की, तो शाम के अंदर तो है बशार अल असद की हुकूमत, वहाँ पर खड़ा हुआ है रशिया। रशिया ने और ईरान ने ये जाकर उन्होंने शाम को बचाया। बशार अल असद का तो तख्ता उलट चुका होता और ये तो इसराइल के कब्जे में चले जाना था अगर ईरान और रशिया ना आते। पुतिन तो ये बात कह चुका हुआ है कि अगर मैं ना आता तो तख्ता उलट देना था। अब आप अंदाज़ा करें कि क्या ईरान ये धमकी बगैर रशिया की मदद के या बगैर चाइना की सपोर्ट के दे सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं है कि वो दे सके, क्योंकि यहाँ से रशिया और ईरान की मदद के बगैर ये बंद हो ही नहीं सकता। आप गले से पकड़ने जा रहे हैं और आगे क्या सूरत हाल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसके बाद आप समझ लें कि पूरा वर्ल्ड एक ना ख़त्म होने वाली जंग में चला जाएगा। अब उसका जो सिक्योरिटी क्राइसिस होगा असल में वो इतना बढ़ जाएगा कि खाली याद रखिएगा ये कंट्रीज़ नहीं, यानी पूरी जो ग्लोबल सिक्योरिटी है वो मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। एनर्जी की जो कीमतें हैं, तेल और गैस की, जाहिर सी बात है जब आपने तेल गैस को यूरोप तक ले जाने से रोक ही दिया है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो यानी डिमांड और सप्लाई की ये सूरत हाल हो जाएगी कि सप्लाई जो है वो कम होगी और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इकोनॉमीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जॉब्स आएगी, पूरा वर्ल्ड मुतासिर होगा। और ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है? वो सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आप इजराइल को रोकें। अब इस सारे मामले के ऊपर इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, मिशंस हैं, ये वो
वो बढ़ते बढ़ते ना जाने कहां पर मामला चला जाएगा। जाहिर सी बात है ये ईरान पर पाबंदियां लगाएंगे। ईरान को पाबंदियों की परवाह नहीं है। देखिए जितनी मर्जी आप डिप्लोमेटिक या किसी भी तरह की पाबंदियां लगाए, ईरान को परवाह ही नहीं है। वो बहुत आगे चला गया, उसने पाबंदियों को देख लिया है, वो अगले लेवल पर बढ़ गए हैं। अब उसके बाद ये जितनी मर्जी कोशिश करें, सवाल ये पैदा होता है कि चाइना अगर इसको बैक कर रहा है तो चाइना का फायदा क्या है? क्योंकि आपने यूरोप को गले से पकड़ लिया, उन्होंने इनकी शारक पकड़ ली है। आप ये देखिए कि इस वक्त हुआ क्या है। इस वक्त एक हमला हुआ है जो कि इंडियन ओशन में हुआ, इंडिया वाली साइड पर हुआ, और वहां से एक टैंकर इजरायली आ रहा था और वो तेल लेकर आ रहा था और उसको इन्होंने हिट किया। अब हिट किसने किया ये नहीं बताया। देखिए यहाँ पर ये चीज भी बड़ी समझने वाली है कि हो सकता है कि ऐसे जो शिपारे हों उनको इंडिया के साथ जंग में, यानी अमेरिका या इजराइल या बाकी ताकतें ये भी चाहती हों कि ये सारे जंग में कूद पड़े, तो इनको जो जा रहे हैं टैंकर, ये तमाम चीजें उनको हिट करे। अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, यानी ना यमन ने कहा है ना ईरान ने कहा है। जाहिर सी बात है अभी ये ईरान के ऊपर नाम लगा रहे हैं। ईरान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए सऊदी अरब से, और उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। और याद रखिएगा इसराइल के दोस्तों के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। यानी आप देखें कि ईरान जो है वो इस वक्त इसराइल का दुश्मन है, लेकिन इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं। और यही ज़रूरत हाल है कि वो जाहिर सी बात है इस चीज़ का लिहाज करते हैं। अब ये देखना है कि क्या इन्होंने किया। अगर ये इन्होंने किया है तो बस फिर आप ये समझ लें कि हम शायद एक ना ख़त्म होने वाली जंग की तरफ बढ़े हैं। और अगर नहीं किया तो देखना ये है कि अब कौन चाह रहा है कि इंडिया इसमें कूद पड़े और एक बड़ी जंग जाए। देखिए अब इस सारे मामले पर एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है, जो लोग ये समझ रहे हैं कि इसको बंद करके तो आप एक तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं। जाहिर सी बात है नेटो की फौजें उतर जाएंगी, फिर तो वो कोई लिहाज नहीं करेंगी। लेकिन क्या ईरान ने इसकी तैयारी की है? डेफिनेटली की हुई है। जब उन्होंने कहा है, ये नहीं उन्होंने बताया हम कैसे बंद करेंगे। जब आपने ये काम किया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपने पूरे, आपको पता है नेटो की फौजें कूदेंगी, बड़े ममालिक कूदेंगे, ये तीसरी जंग अजीम का शाखसाना होगा। लेकिन वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा दिया हमने इसराइल को छोड़ना नहीं, क्योंकि इसराइल शायद इस वक्त ये हालत है उनकी कि जंग इतनी खतरनाक मरहले पर पहुंच चुकी हुई है कि इसराइल को मार भी इतनी पड़ी है कि हम हो सकता है कि इसराइल को तीसरी जंग अजीम वाला मामला छेड़ दे, कोई न्यूक्लियर हमला कर दे या कोई सूरत हाल हो जाए। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो अल्टरनेट रूट होते हैं इनका फायदा चाइना को कैसे होता है। अब यहाँ पर अगर बंद हो जाता है तो चाइना को इसका फायदा है कि नुकसान। देखिए एक तो नुकसान है, जाहिर सी बात है ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर होती है, लेकिन उससे ज्यादा चाइना की मजबूती क्या है। चाइना ने असल में पिछले काफी अरसे से आप जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अंदर पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। उन्होंने अपने रूट्स बनाए हुए हैं जो कि हर जगह जाते हैं। अब अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो बहुत सारे ममालिक और कंपनीज, उनको पता है कि ईरान के चाइना के साथ ताल्लुकात कितने ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो कोशिश करेंगी कि चाइना के, जाहिर सी बात है जब ये रूट बंद होगा तो क्या होगा, वो चाइनीज कंपनीज के लिए तो मसला नहीं होगा। उनको कहेंगे कि आप अल्टरनेट रूट जो है वो चाइना ने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ से माल लेकर जाए, तो वो चाइना पर उनका रिलाय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस वजह से चाइना बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। बड़े बड़े ममालिक सिर्फ चाइना के ऊपर रिलाय करेंगे कि यार चाइना है तो ठीक है। एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी तो आप जानते हैं चाइना ने क्या किया हुआ है। चाइना असल में तेल को इंपोर्ट करता है, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से उसने तेल के ऊपर अपना इन्हिसार कम करना शुरू किया है और दूसरे जो रिजर्व्स हैं, जो तेल के अल्टरनेट हैं, उसके ऊपर उसने काम किया है। अब चाइना को मसला नहीं होगा, ये बात याद रखिए। तेल और ये तमाम चीज़ें चाइना को मिलती रहेंगी, उसके पास और बहुत सारे ज़राए हैं और सप्लाई लाइन जो मुतासिर होती हैं उससे फ़ायदा ये होगा कि चूँकि ईरान के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस है तो ये बड़े बड़े ममालिक जो है वो चाइना की तरफ आएंगे कि आप बातचीत करें ईरान से, हमारा मसला हल करवाएं, इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाएं। तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी, तो बेहतर ये है कि आप बैठकर बातचीत करें। तो इस सूरत हाल में चाइना जब निगोसिएशन का रोल प्ले करेगा, आप जानते हैं कि सऊदी अरब ईरान की दोस्ती करवाई उन्होंने, बड़ा खित्ता स्टेबल हो गया और चाइना का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इस खित्ते के अंदर, और बाकी सबने देखा कि उन्होंने लड़ाइयाँ ख़त्म करवाई हैं यमन से लेकर तमाम चीज़ों की। तो सारे चाइना से कहेंगे कि आप बातचीत करें, और जब चाइना बातचीत करेगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका का तो वो लेवल नहीं रहा। और ऐसा ही सब, जैसे मिसाल के तौर पर इटली, स्पेन और बाकी ममालिक ने अमेरिका को कह दिया है कि भाई आप ये इजराइल के साथ जो लड़ाई कर रहे हैं हम इसमें आपके साथ शामिल नहीं हैं और हम यहाँ पर नहीं आएंगे।
अब ईरान इन सबको गले से पकड़ने जा रहा है। अब बात बताइए कि पहले तो इजराइल मुतासिर था, अब यूरोप होगा, और वो कहेंगे कि यार हमें क्यों आप ये करें। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चाइना के थ्रू या ईरान से डायरेक्ट बातचीत करेंगे कि हम इस जंग में शामिल हैं। फिर वो कह देंगे इनको कि हम इसराइल की वजह से अपने मुल्क तबाह नहीं करना चाहते। आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये सारे ममालिक इसराइल से दूरी इख्तियार करेंगे कि इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड मुतासिर हो रहा है। एक तरफ वहां पर वो मासूमों को मारा है, आम लोगों को मारा है, जंग रोकने का नाम नहीं ले रहा। आप जानते हैं पहले ही बहुत ज्यादा यूरोप इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारी वजह से यूक्रेन हमारे हाथ से जा रहा है और उस वजह से रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। ये बात तो असल में अमेरिका ने भी कही थी, और बाकी सारे ममालिक के जो हथियार उधर देने थे वो इधर देने पड़े हैं। तो इस सारे मामले पर वहां पर शिकस्त हुई है, तो वहां पर अमेरिका को कोई साथ नहीं देगा। अब उसके बाद सबसे बड़ा मामला ये होगा कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, एक खला हो जाएगा बातचीत का, गुफ्तगू का, रोल प्ले करने का। तो चाइना मेडिएशन का जो रोल है बातचीत करने का, और एक नया सुपर पावर के तौर पर एक खिलाड़ी चाइना सामने आएगा कि मैं बातचीत करता हूं वेस्ट के साथ, इनके साथ, गल्फ के साथ, सारा कुछ मैं मामला आपका तय करता हूं। अब होगा ये कि उसके बाद बहुत सारे ममालिक को ये लगेगा कि यार अमेरिका के साथ रहकर हमें कुछ मिला नहीं है सिवाय तबाही, जिल्लत, इकोनॉमी की बर्बादी के। तो वक्त आ गया है कि एक नया पार्टनर हमें ढूंढना है जिसका इस पूरे खित्ते के अंदर बहुत बड़ा अलायंस बन सकता है और इन्फ्लुएंस है। और वो पार्टनर या रशिया हो सकता है या चाइना। तो चाइना के साथ वो आएंगे तो रशिया के साथ भी आ जाएंगे। और वैसे भी इस सारे खित्ते के अंदर आप ये देखें तो चाइना इस पोजीशन में आ चुका है कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। आप देखें कि यूक्रेन की जंग जब इस वक्त खत्म होगी और उसमें रशिया जीतेगा तो फिर क्या होगा। यूरोप ये समझेगा कि अगर यार ये अमेरिका यूक्रेन को नहीं बचा सके, इन्होंने हमें क्या खाक बचाना, तो बेहतर है लड़ाई से बचाए, हम आगे बढ़ें। जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान ने बेहतरीन फैसला किया था कि यार लड़ाई को खत्म करके हम बातचीत करें और अमल लेकर आए। अब आप देखिए उनको फायदा कितना ज्यादा हो रहा है। ईरान के साथ उनकी दोस्ती है, यमन के साथ एग्रीमेंट वो करने जा रहे हैं, तो उनके ऑयल सप्लाई और ये तमाम चीजें डिस्टर्ब नहीं हो रही। आज के दौर में हर किसी को अपनी इकोनॉमी चाहिए होती है, और जो ममालिक, अमेरिका क्या है, खुदा नहीं है। ये बात अब समझ आ गई है बहुत सारे ममालिक को कि अमेरिका के पीछे लगकर अपने मुल्क बर्बाद नहीं किए जाते, और अमेरिका के पीछे लगकर अपनी हुकूमतों के तख्ते नहीं उल्टे जाते। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें समझ आ गई। अब जब यहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अमेरिका और यूरोप का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट के अंदर और दूसरे रीजन्स के अंदर कम होगा। और चाइना अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि मैं एक पॉलिटिकल खिलाड़ी, इकोनॉमिक इंगेजमेंट के तौर पर सामने आऊं। और जब चाइना आएगा तो इसी तरह फिर सुपर पावर बना जाता है। अमेरिका ने भी तो यही काम किया था। अब आज आप देख लेना, अमेरिका ने बात कही है खित्ते के अंदर कि भाई अब इस सारे मामले के ऊपर ईरान यमन की मदद कर रहा है, तो ईरान को तो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी हुई है। अब आप ये सोचें कि जब ये पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन सब मुतासिर होगा तो यूरोप की कंट्रीज जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर होंगी। वहां के आवाम सड़कों पर पहले इसराइल के खिलाफ है। अभी तो वो सिर्फ इसलिए आए हैं ना कि इसराइल जुल्म कर रहा है, तो जब वो भी मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे, एक एक बंदे को तेल महंगा पड़ेगा, महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगी, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार हम यहाँ से छोड़ रहे हैं, हम इस खित्ते के अंदर नहीं मजीद रहेंगे। तो जब ये मामला आएगा तो खेल बड़ा जबरदस्त और दिलचस्प हो जाएगा। तो तब वहां पर फायदा ये होगा कि लोग कहेंगे कि भाई आप इसराइल का साथ छोड़ दें, इसराइल अपनी बर्बादी कर रहा है, वो पूरे खित्ते को डबो रहा है और हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। और यूरोप के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। अगर मैक्रोन ने इसराइल और अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाकर ये बात कह दी है, क्योंकि ब्रिटेन से वो राब्ते में है कि भाई ब्रिटेन दौरा करेंगे फ्रांस का, तो आप देखें वो सबसे बड़ी जीत होने जा रही है रशिया की। यूरोप तो पूरा खिलाफ था। अब जब एक मुल्क टूटेगा तो बाकी भी टूटना शुरू हो जाए। वो कहेंगे जी हमने तो कोई अमेरिका का रिलायंस नहीं करना। आप सोचो अमेरिका बैठा हुआ है, वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ है, और आप अंदाजा कर लें अमेरिका वो उधर बैठा हुआ है और पूरा खिता उसने डिस्टर्ब किया। 80 मुल्कों में 800 फौजी अड्डे, और करना क्या है तुमने, पूरा खिता डिस्टर्ब करना है। बस ये उनका काम है, शरारत करनी है, इसराइल को बचाना है, अपनी धाक बनानी है। और अब आप देखिए अमेरिका का इन्फ्लुएंस टूट रहा है। यूएस डॉलर से इस वक्त दुनिया दूरी इख्तियार कर रही है। एक दफा अमेरिका, ये इसराइल वाली जो जंग है ये रुक गई एक दफा, और यहां पर इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। अमेरिका को आप देखेंगे बुरी तरह कुर्सी, उसकी सुपर पावर की कुर्सी टूटते हुए। ये हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन अमेरिका का वो टाइम आ गया। और जब आ जाएगा तो ये जो दूसरे ममालिक में थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है
यानी दुनिया की तीसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, उनमें जो ये तख्ते उलटता फिरता है, फलाने को फोन कर दिया, किसी को ये भेज दिया, किसी को लेटर, तो वो ऐसा ऐसा वो भी उसका इन्फ्लुएंस खत्म होना शुरू हो जाएगा। सो लिहाजा अब इस सारे मामले के अंदर अमेरिका और उसकी जो ताकतें हैं उनका जवाल तो दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।